बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह के नाम से शो हो रहा है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है और देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। बच्चों, जिस तरह कि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है और जो टोटल एनर्जी है, जो कि सम होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो किस तरह से कांस्टेंट होती है। इन एनी मैकेनिकल सिस्टम द टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ने कांस्टेंट रहना है। आज के आर्टिकल में हम ये प्रूव करेंगे कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक में, बट टोटल अमाउंट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मैं आपको समझाती हूँ एक बार ग्राफ से। आपने उसकी एग्जाम में नहीं करना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेट्स सपोज P से मुराद पोटेंशियल एनर्जी है, K से मुराद काइनेटिक एनर्जी है एंड T से मुराद टोटल एनर्जी है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, इट मीन्स टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट केस में देखिए कि अगर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। उसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। उसकी जितनी वैल्यू कम हुई है तो वो सिस्टम उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ताकि जो सम बने, जो इनका टोटल सम बने, वो क्या बने? मैक्सिमम कांस्टेंट बने। इनका सम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगले केस में अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी को 0 होना पड़ेगा ताकि टोटल अमाउंट जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी खुद को डिक्रीज कर लेगी ताकि सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। अगर किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? खुद को डिक्रीज कर देगी ताकि सिस्टम की टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की सरफेस है, हम उसको अर्थ की सरफेस से किसी सर्टन हाइट तक ले गए हैं। एज यू नो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ज़मीन से उठाकर ऊपर लेके आते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठाते हैं, उस पर वर्क डन करते हैं, उसको ऊपर लेके आते हैं, उस पर जो वर्क डन किया जाता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इट मीन्स कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इधर से उठा के इधर तक लेके गए हैं, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब इस जगह पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन में होगा। अब हमने कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट A पे उसके पास, इसको एक सिस्टम कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे हम देखें कि इस पॉइंट पे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको मूव करके किसी सर्टन हाइट तक लेके गए हैं। आपको पता है कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पॉइंट C से पॉइंट A तक जो टोटल हाइट है वो क्या है? h। अर्थ की सरफेस से किसी सर्टन हाइट तक टोटल हाइट कितनी बन रही है? h।
अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कराते हुए पॉइंट बी तक लेके आते हैं तो हम उस डिस्टेंस को अगर x का नाम दे दें तो इट मीन्स अगर टोटल एज में से हम इस x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास अर्थ के रेफरेंस से पॉइंट बी की हाइट आ जाएगी। टोटल हाइट h है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से मूव करा के नीचे लेके आते हैं इस पॉइंट बी तक तो डिस्टेंस कितना कवर करता है x। अगर आप इस टोटल डिस्टेंस h में से इसको माइनस कर दें तो इट मीन्स आप पॉइंट बी की हाइट बता सकते हैं जो कि h माइनस x होगी। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ए पे एनर्जी का क्या सिनेरियो बनता है। अब ये बॉडी जो है किसी सर्टन हाइट पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या लिखी है, 0। ये मैंने खुद से 0 नहीं लिखी। अब बॉडी जो है रेस्ट पे है, हमने किसी चीज़ को उठाया, उसको सर्टन हाइट तक लेके आने के बाद हमने उसको इधर रखा हुआ है, अभी वो रेस्ट में है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 12mv²। वेलोसिटी नहीं है इसके पास मोशन नहीं है। इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। जिस तरह कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0, तो उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अब मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है पॉइंट ए पे। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, mgh। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0। अगर आप इनको ऐड करें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ रही है, mgh। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया कि पॉइंट ए पे सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। अब हम देखते हैं अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से एक पॉइंट बी तक लेके आते हैं हम ऑब्जेक्ट को मूव करा कर नीचे लेके आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि बी पॉइंट पे इसके पास कितनी एनर्जी होती है। फर्स्ट में हमने देख लिया कि पॉइंट ए पे इसके पास टोटल एनर्जी mgh है। अब ऑब्जेक्ट को मूव करा के नीचे लेके आए हैं। अब इधर इस पॉइंट बी पे हम देखना चाहते हैं कि उसके पास कितनी एनर्जी होती है। हम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका फार्मूला होता है mgh। अब मैंने आपको बताया कि इस ऑब्जेक्ट की पॉइंट बी पे जो पोजीशन, जो हाइट बन रही है वो क्या है, टोटल एज में से ये हाइट जो है टोटल एज है। अगर आप इसमें से इस हाइट को माइनस कर दें तो आपके पास एज माइनस एक्स आ जाएगा। तो आप हाइट की जगह पे एज माइनस एक्स पुट करेंगे, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। सॉरी v² होती है, तो आपने साथ में b मेंशन कर दिया कि पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, vb। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा और v की जगह पे 12mv² होता है। पॉइंट बी पे फाइंड करना चाहते हैं तो हमने साथ में सबस्क्रिप्ट में b को भी मेंशन कर दिया। और अब हमें इस vb की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस vb की वैल्यू क्या होती है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि होती है 2as = vf² - vi²। आपको पता है a को किससे रिप्लेस करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से। s को किससे रिप्लेस करेंगे, 8 से। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करेंगे, vb से। और हमें पता है कि इनिशियली बॉडी जो थी वो रेस्ट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब हम देखते हैं हमने vf की वैल्यू फाइंड करनी है। vf इधर ही रहेगा, इसके साथ जो ये वाली क्वांटिटी है इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। एक्सप्रेशन आपके पास ये बन जाएगा। इसके बाद आपने a की जगह पे g पुट कर दिया जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। s की जगह पे आपने x डिस्टेंस पुट कर दिया क्योंकि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, x।
बट हम अगर उसकी हाइट की बात करें तो उसकी हाइट हम अर्थ के रेफरेंस से देखना चाह रहे हैं, ज़मीन के रेफरेंस से देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने टोटल में से इसको माइनस किया तो h माइनस एक्स आ जाता है। अब vi जो मैंने 0 पुट किया, vi को मैंने 0 क्यों पुट किया? क्योंकि इस पॉइंट A पे बॉडी जो है वो रेस्ट में है, उसके पास वेलोसिटी क्या है 0। vf को मैंने रिप्लेस कर दिया vb से। बॉडी अगर इधर से मूव करके इस पॉइंट तक आ रही है तो उसके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी vb। आप इधर से vb की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रही है, vb स्क्वायर जो है 2gx के इक्वल आ रहा है। अब आपने क्या किया, हाफ m vb स्क्वायर की जगह पे 2gx की वैल्यू पुट कर दी। अब 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है काइनेटिक एनर्जी का, mgx। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, mgx। आपने क्या फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकाली है, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, mgh माइनस एक्स। आप mg को मल्टीप्लाई कर दें, mgh माइनस mgx। तो अब देखें ये पॉजिटिव है इसके साथ साइन, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये वाला mgx जो है इस mgx के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, mgh। इक्वेशन 1 भी आपके पास, इक्वेशन 1 में भी आपके पास एक्सप्रेशन क्या आया था, mgh, और इक्वेशन 2 में आपके पास आंसर क्या आया है, mgh। इट मीन्स कि पॉइंट A पे और पॉइंट B पे टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे लेके आ जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है पहले इधर था, इसको मूव करा के पॉइंट B तक लेके आए, अगर हम उसको पॉइंट C तक लेके आए, फिर देखें कि उसके पास कितनी एनर्जी है। एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। और आपको पता है अर्थ की सरफेस पे हाइट क्या होती है, 0। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी हाइट बनती है। अगर वो चीज़ कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर ही मौजूद रहता है तो उसकी हाइट क्या होती है, 0। इट मीन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो 0 होती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ से ऊपर मूव करा के लेके जाते हैं तो उसके अंदर उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mvc स्क्वायर। अब मैंने vc क्यों लगाया है, क्योंकि हम पॉइंट C पे फाइंड करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हमें vc की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज़ करेंगे। अगेन 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आप a को g से रिप्लेस करेंगे, s को 8 के साथ रिप्लेस करेंगे, इनिशियली वेलोसिटी को 0 कहेंगे क्योंकि आपके पास इनिशियली ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0। आप सारी वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं तो आपके पास vc स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, 2gh। अब आप इधर पुट कर दें वैल्यू, इस vc की जगह पे आपने 2gh पुट कर दिया। आपको 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, mgh। आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी mgh और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की वो 0 है। 0 किस वजह से है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद है। अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद है तो उसके पास कोई हाइट नहीं है, हाइट नहीं है। एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। टोटल एनर्जी क्या आ गई, mgh। अगर आप इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी, और इस पॉइंट पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, बट टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी पहले v1 है,
उसकी हाइट अर्थ के लिहाज से h1 है। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को छोड़ के इस जगह पे आ जाता है वेलोसिटी v2 के साथ और हाइट उसकी h2 बनती है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है। इट मीन्स उसकी हाइट कम हो रही है बट उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। हाइट कम होगी तो इट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से मूव करके नीचे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, इसलिए हमने लिखा है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से मूव करके नीचे को आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। तो मैंने क्या लिखा है, mgh2 माइनस mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। mgh2 क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, mgh1 क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। आप इनका डिफरेंस ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आपने याद रखना है कि जब मैंने आपसे डिस्कशन की कि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि किसी जगह पे मैंने फ्रिक्शन का नाम नहीं लिया। इट मीन्स एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। एक आइडियल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, एक आइडियल केस है जिसमें फ्रिक्शन को हमने कंसिडर किया ही नहीं। बट आपने क्या करना है, आपको मैंने असाइनमेंट दी जिसमें आपको 2 आर्टिकल्स दे रही हूँ। आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी देखना है इन केस ऑफ फ्रिक्शन। ये आपने खुद से पढ़ना है कि अगर फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन में किस तरह से चेंजिंग्स आती हैं, इस एक्सप्रेशन में किस तरह से चेंजिंग्स आती हैं, आपने वो सीखना है। और उससे आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है। ये 2 आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं, आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और सीखना है कि फ्रिक्शन होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से इंटर कन्वर्ट होंगी और एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल था कि एनर्जी ने हमेशा ही कंजर्व रहना है और टोटल एनर्जी जो है उसको क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये हमने देख लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम में क्या रहती है, कंजर्व रहती है या कांस्टेंट रहती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है बट उसकी टोटल अमाउंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आपको जो असाइनमेंट दी गई है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि फ्रिक्शन के केस में किस तरह से कन्वर्जन हो सकती है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है।